यह है रॉयल मैजिक एकेडमी का एलिमेंटल टेस्ट, जो डिसाइड करता है कि हर स्टूडेंट का एलिमेंट कौन सा है और वो उसे कितना अच्छे से कंट्रोल करता है। टेस्ट शुरू होता है और एम्परर की बेटी खुद लाइट एलिमेंट दिखाती है, जिसकी एबिलिटी 52% तक होती है। इसके बाद सेथ की बारी आती है, जो एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक होता है। उसका रिजल्ट आता है सैंड एलिमेंट पर 71% कंट्रोल। लेकिन जैसे ही सायन की बारी आती है, पूरा हॉल सन्न रह जाता है, जिस पर सब देखते हैं कि उसके पास डार्कनेस एलिमेंट है, और वो भी 92% के अनबिलीवेबल लेवल पर। एकेडमी के इतिहास में अब तक का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट भी ग्रेजुएशन के वक्त सिर्फ 88% तक ही पहुंच पाया था। इसके बाद सायन चुपचाप अपने रूम की तरफ लौटता है, लेकिन हॉलवे में दो सीनियर स्टूडेंट्स उसका इंतजार करते दिखते हैं। वो उसे टेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही उसे थोड़ा बुली भी करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि सायन पहले से ही उनके प्लान को समझ चुका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक तेज किक से सायन उनमें से एक को सीधा दीवार में फेंक देता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन सा मेज है जिसके पास इतनी जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड है? जवाब सीधा है, वो अपनी पिछली जिंदगी में एक डेडली असैसिन था। उसने कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर नाइट्स स्क्वाड का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी थी। साइनवर्ट, जो कि एक ड्यूक का नाजायज बेटा है, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे डरावना असैसिन माना जाता है। बचपन से ही उसके पिता ने उसे अपने लेजिट भाई की मदद करने और उनके क्लैन की इज्जत बनाए रखने का काम सौंप रखा था। इसी प्रोसेस में सायन आशल्वर के पावर में आने का सबसे बड़ा हिडन कारण बन जाता है। उसने अपने भाई के हर ऑर्डर को बिना सवाल माने पूरा किया था, चाहे वो इंपीरियल सक्सेशन की लड़ाई में मदद करना हो, डीमन किंग की सेना के इन्वेजन के दौरान राइवल्स को खत्म करना हो, या पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने के लिए युद्ध लड़ना हो। लेकिन सालों की लॉयल्टी के बदले उसे सिर्फ बिट्रेयल मिला। उसका अपना भाई उसे एक घटिया असैसिन कहकर पेश करता है, जिसने मिस्ट की फॉरबिडन पावर्स का इस्तेमाल किया। इसी बहाने आशिल उसके खिलाफ साजिश रचता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। सायन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही उसे ऐसे फेंक दे। गुस्से में वो अपने भाई पर अटैक करता है, लेकिन उस नकली गिलगमेश जैसे आदमी के सामने उसकी कोई चाल नहीं चलती और वो मारा जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चमत्कार होता है। सायन अपनी आंखें खोलता है और खुद को फिर से अपने पास्ट में पाता है, और सबसे पहले वो जिसे देखता है वो होती है एमिली, उसकी मेड, जिसे उसने पिछले 20 सालों से नहीं देखा था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और समझ जाता है कि ये सच में पास्ट है। उसे ये पल साफ याद है, साल 985, यानी उस साल से एक साल पहले जब वो एकेडमी में जाने वाला था। हर साल उनका डूच एक ट्रेनिंग ड्यूल रखता है, और इस बार खुद ड्यूक वर्ट, उनके पिता, ये मैच देखने वाले होते हैं। आज का ओपोनेंट है उसका हाफ ब्रदर क्रैनवर्ट। दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन क्रैनवर्ट ड्यूक की वाइफ मार्गरेट ओज का बेटा होता है, इसलिए सारी अटेंशन उसी को मिलती है। साइन के लिए ये लड़ाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी मैच के बाद परिवार ने उसे मजाक का पात्र बना दिया था। उसी दिन से उसके पिता ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मेड उसे कहती है कि पीछे हट जाओ वरना चोट लग जाएगी, लेकिन साइन उसकी बात अनसुनी करके अपनी रैपियर निकाल लेता है। स्वॉर्ड का वजन उसे थोड़ा भारी लगता है। उसकी ताकत सच में बच्चे जैसी होती है। उसे साफ महसूस होता है कि ये सपना नहीं है, कोई इल्यूजन मैजिक नहीं चल रहा, ये सब रियल है। वो सच में वापस आ चुका है। क्रैन हंसकर पूछता है कि वो अभी तक भागा क्यों नहीं, जिस पर ड्यूक मैच शुरू करने का इशारा करता है। जैसे ही क्रैन हमला करता है, सायान की नजर उसकी मूवमेंट पर पड़ती है, जो बेहद स्लो लगती है। वो आसानी से डॉज कर लेता है, फिर एक तेज ट्विस्ट से उसकी स्वॉर्ड को किनारे कर देता है। इसके बाद वो क्रैन के पैर पर किक मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ड्यूक ये सब देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है, जबकि मार्गरेट के चेहरे पर हैरानी होती है। एक सीधा थ्रस्ट उसकी गर्दन पर कर दे तो मैच वहीं खत्म हो सकता है, पर सायन रुक जाता है। जीतना अब काफी नहीं है। पिछली जिंदगी में क्रैन ने उसे बहुत नीचा दिखाया था, इसलिए अब जब उसके पास अपर हैंड है तो वो उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। इस नई जिंदगी में वो अब किसी का सर्वेंट नहीं बनने वाला। वो क्रैन के चेहरे पर अपने बूट से बार बार मारता है, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता और मैच को नॉकआउट से जीत लेता है। इसके बाद ड्यूक उसे बुलाता है। एक नाइट उसे
ड्यूक के चेम्बर तक ले जाता है। रास्ते में वो मार्गरेट को ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखता है। उसे देखकर सायन के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। साफ दिखता है कि वो अपने बेटे की तरफ से शिकायत कर चुकी है। वो हल्के से पूछता है, क्रे ठीक है ना? जिस पर मार्गरेट गुस्से में भर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई। सायन बिना परवाह किए आगे बढ़ता है और कहता है, ड्यूअल्स ऐसे ही होते हैं। पर वो रुकती नहीं है। इतनी जोर से बोलती है कि हॉलवे में सब सुन लें। यही वजह है कि इलेजिटिमेट बच्चे तुम्हारे जैसे रियल हेयर नहीं बन सकते। इसके बाद वो उसकी माँ को गालियां देती है और कहती है कि उसे तो सड़कों पर रहना चाहिए था। सायन के जबड़े कस जाते हैं। गुस्सा भीतर ही भीतर उबलने लगता है। वो सोचता है कि अब भी उसे मार दे, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि उसे धीरे धीरे तोड़ना ज्यादा सेटिस्फाइंग रहेगा। वो ठंडे लहजे में कहता है कि वो एकेडमी में क्रे के साथ एडमिशन लेने वाला है। मार्गरेट उलझन में पड़ जाती है, जिस पर सायन कहता है, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारा बेटा बिना हाथ पैर के ग्रेजुएट करे, है ना? वो आगे बढ़ती है, लेकिन नाइट बीच में आकर बोलता है कि ड्यूक का बुलावा अर्जेंट है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सायन आखिरी बार मुस्कुराता है और फिर ड्यूक के चेंबर में चला जाता है। वो अंदर जाकर फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है। यादें ताजा हो जाती हैं। अपने पिता का चेहरा देखकर उसे वो 15 साल पहले की मुलाकात याद आती है। ड्यूक विलियस वर्ट, जो वेलस का लॉर्ड है, जिसे लोग कॉन्टिनेंट का शील्ड कहते हैं, वो वही हीरो है जिसने सालों तक डीमंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो अपनी आखिरी सांस तक पीस लाना चाहता था, लेकिन सायन के लिए वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के कर्तव्य में जिंदगी काट दी, और सायन के लिए वो एक फूल है। ड्यूक सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, जब क्रे ने चार्ज किया, तुमने उसकी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी को लॉक किया और डॉज किया। तुम ये स्किल कब से जानते हो? सायन कामली जवाब देता है कि वो खुद हर रात प्रैक्टिस करता था। ड्यूक को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उसने कभी उसे स्वॉर्ड्समैनशिप में इंटरेस्ट लेते नहीं देखा, तो अब अचानक ये स्किल कैसे? सायन कहता है कि वो बस अटेंशन नहीं चाहता था। कहता है कि उसने क्रे के खिलाफ जरा भी होल्ड बैक नहीं किया। क्या इतनी अग्रेशन जरूरी थी? सायन कामली कहता है कि उसे बस ये साबित करना था कि वो क्रे से बेटर है। ये सुनकर ड्यूक के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैलती है। वो कहता है कि सायन में उम्मीद से ज्यादा पोटेंशियल है और एक दिन वो एशल का सबसे बड़ा एलाई बन सकता है। एशल, ये नाम सुनकर सायन रुक जाता है। वो अब जान चुका है कि एशल कैसा इंसान है, इसलिए उसे सपोर्ट करने का ख्याल भी अब्सर्ड लगता है। लेकिन ड्यूक की एशल के प्रति दीवानगी अब भी नहीं बदली है। वो सायन से कहता है कि वो जो चाहे मांग सकता है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। सायन इस मौके को एक शुरुआत मानता है, एशल की पूरी लेगेसी को खत्म करने की शुरुआत। वो कहता है, मुझे बैटल फ्रंट पर भेज दो। इसके बाद जब वो अपने कमरे में लौटता है तो मेड लगभग डर के मारे उछल पड़ती है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? वहां तो मॉन्स्टर्स और डीमंस भरे पड़े हैं। लेकिन साइन के चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान रहती है, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये रास्ता कहाँ जाने वाला है। वेलस यानी यूचीफ एम्पायर का वेस्टर्न टेरिटरी वो एकमात्र एरिया है जिसे असली बैटल फ्रंट कहा जाता है। वहीं लेमा वैली को फ्रंट लाइन माना जाता है। यह एक ऐसा वॉर जोन है जो सदियों से डीमंस के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ है। इसी वजह से उसके फादर उसे एक कंडीशन देते हैं, उसे सिर्फ 1 महीने में इतना स्ट्रांग बनना होगा कि वो लमेया वैली में एंटर करने लायक बन जाए। उसे अंदाजा नहीं है कि कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर जानता है कि इस बीच उसे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। वो अब भी अपनी एज के बाकी बच्चों से कमजोर है, पर उसके पास है पिछले जन्म से मिली कॉम्बैट इंट्यूशन और अपने अंदर की थोड़ी सी मैजिक एनर्जी। अगर वो अपने बॉडी को और स्ट्रांग बना पाए तो शायद उस पावर का सही यूज कर सके। तो फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। अचानक एलिस कमरे में घुसती है और उसका नाम चिल्लाती है। उसके गुस्से भरे टोन से ही साफ है कि उसे उसके बैटल फ्रंट जाने की प्लान की खबर लग चुकी है। वो उस पर बरस पड़ती है, कहती है कि क्रेयॉन्स पर जीत हासिल करने के बाद उसका दिमाग घूम गया है। इसके बाद वो उसे रूफटॉप पर मिलने को कहती है। वो उसे टेस्ट करना चाहती है। अगर सायन 3 मिनट तक उसके सामने टिक गया तो वो उसे बैटलफील्ड जाने से नहीं रोकेगी। सायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बात पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एलिस उसे एकदम ठंडे तरीके से रोक देती है और पूछती है कि कहीं वो उसके फैमिली लेगेसी का पीछा तो नहीं कर रहा। तभी सायन को समझ आता है कि वो इतनी एग्रेसिव क्यों है, लेकिन उसे एलिस के फैमिली नेम से कोई मतलब नहीं है। क्रेयॉन्स के साथ उसका ड्यूएल हुए अभी 1 दिन भी नहीं बीता, इसलिए उसका शरीर अब भी टूट चुका है। लेकिन एलिस एक पल की भी राहत नहीं देती। वो अपनी ब्रॉडसवर्ड लेकर पूरे जोर से उस पर अटैक करती है। सायन किसी तरह रिएक्शन देता है और उसके वार को ब्लॉक कर देता है। एलिस थोड़ी हैरान होती है। सिर्फ 10 साल का बच्चा अपनी रेपियर से उसकी ग्रेट सोर्ड को रोक लेता है। वो इसे लक समझकर फिर से तेजी से वारों की बरसात करती है। सायन किसी तरह उन स्ट्राइक्स को रोकता है और कुछ वॉर खा भी लेता है, लेकिन तभी उसे एलिस की डिफेंस
में एक कमजोर जगह दिखती है। वो पैरी करता है, उसकी डिफेंस के अंदर घुसकर अपनी ब्लेड से उसके गले की तरफ वार करता है। एलिस के पास टॉर्च करने का मौका नहीं होता, लेकिन सायन आखिरी पल में अपनी सोर्ड को ट्विस्ट कर देता है, जिससे एलिस को निकलने का रास्ता मिल जाता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो एलिस उसी वक्त मर जाती। द मिस्ट की सोर्ड टेक्निक मर्सी के लिए नहीं बनी होती, उसकी फॉग बेस्ड फॉर्म्स तो किल करने के लिए ही बनी है, इसलिए उसे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है, खासकर जब उसका शरीर अभी भी कमजोर है। अब वो बर्नआउट होने लगता है। वो अपनी फिजिकल लिमिट से ऊपर जाकर माना को अपनी सोर्ड में चैनल कर रहा है, लेकिन अब उसकी सीमा आ चुकी है। एलिस अपने ब्लेड में अर्थ और विंड एलिमेंट्स को मिला देती है और स्टांस लेती है। उसके चेहरे की डिटर्मिनेशन साफ बताती है कि वो अब ऑल इन जा रही है। सायन खुद को इम्पैक्ट के लिए तैयार करता है, ये जानते हुए कि अगर उसने ये ब्लो ब्लॉक करने की कोशिश की तो वो कासल से बाहर फेंका जा सकता है। वो चार्ज करता है, प्योर एड्रेनलिन और ब्लाइंड फेथ के भरोसे कि शायद इसी में उसका मैजिक जाग जाए। लेकिन इससे पहले कि उनकी सोर्ड्स टकराती, नाइट उलन बीच में उतरकर दोनों का फाइट रोक देता है। वो एलिस को डांटता है कि वो किसी छोटे पर इतना ज्यादा क्यों चली गई। एलिस को रियलिटी एकदम से समझ में आती है। वो सायन को पकड़कर जोर से गले लगा लेती है, कांपते हुए माफी मांगती है कि उसने अपना आपा खो दिया। वो बस चाहती थी कि सायन खुद को बैटलफील्ड में मरने के लिए न भेज दे। सायन समझता है, वो एलिस को जानता है, वो हर चीज में अपना सब कुछ लगा देती है। वो उसकी सिस्टर है, रॉयल एकेडमी की टॉप स्टूडेंट, जिसकी ब्यूटी और टैलेंट दोनों ही लोगों को यह कहने पर मजबूर कर देते थे कि वो गॉड्स की ब्लेसेड चाइल्ड है। उसने बचपन से ही सोर्ड के साथ ट्रेनिंग की थी। वो एशल के साथ कॉन्टिनेंट्स गार्डियन की टाइटल के लिए बराबरी पर लड़ चुकी थी, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। वो नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल हुई और मारी गई। सायन उसे कस कर पकड़ता है और मन में कसम खाता है कि इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी एलिस उलान की तरफ मुड़ती है और आंखें संकुचित करती है। वो ड्यूक का पर्सनल नाइट नहीं था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है जब ड्यूक खुद युद्ध पर जा चुका है। उलन कहता है कि वो बस ऑर्डर्स पर काम कर रहा है। ड्यूक ने उसे कहा है कि जब तक वो युद्ध में है वो सायन की गार्ड करेगा। यह मिशन पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। सायन को पहले ही ड्यूक के ऑफिस में उसकी प्रेजेंस का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता है कि उसके पिता ने यह बात क्यों छुपाई। सोचते सोचते अचानक उसे फटीग घेर लेती है और वो एलिस की बाहों में बेहोश हो जाता है। एलिस हल्के से मुस्कुराती है, सोचती है वो सच में अभी भी बस एक बच्चा ही है। अगले दिन एलिस एकेडमी लौट जाती है और सायन अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। वो मुश्किल से 10 पुशअप्स कर पाता है, अभी भी कमजोर है और स्ट्रांग बनने की उसकी जरूरत हर दिन और गहरी होती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं दिखता। उसे अपने पुराने स्ट्रेंथ की याद सताती है। उसे कुछ चाहिए, कुछ भी जो काम करे। तभी मेड कमरे में आती है, कहती है कि उसकी सिस्टर की तरफ से एक पैकेज आया है। अंदर एक बॉटल है, हेलहाउंड का खून, कुछ ऐसा जो सायन ने खुद मंगवाया था। ये रेयर मटेरियल लामे वैली से आता है, एक डिमोनिक बीस्ट का खून जिसकी बदबू भयानक और टेस्ट चलाने वाला होता है। लोग कहते हैं कि ये जहर है, लेकिन सायन जानता है कि ऐसा नहीं है। ये स्थायी तौर पर माना और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मेड डर के मारे पूछती है कि क्या वो सच में ये पीने वाला है। सायन हंसकर कहता है, तेरे खाने से बच गया हूं तो ये तो बस चाय जैसा है। फिर वो पूरा खून एक ही बार में पी जाता है। गर्मी और पावर का रश उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर वो कहता है कि वो थोड़ी वॉक पर जा रहा है। वो उस जगह की तरफ बढ़ता है जिसे वो अपने पिछले जीवन से अच्छी तरह याद करता है। वो 2 हफ्तों से इस पल का इंतजार कर रहा था, खासकर तब के लिए जब उलान आसपास न हो। सालों पहले अशेल को लूमनेल यानी गॉड ऑन ऑफ लाइट से एक डिवाइन रेवलेशन मिला था। उसमें एक एंशिएंट टेंपल का जिक्र था जो पहाड़ों में छिपा हुआ था। सायन ने तब इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में वो जगह सच निकली। एक ऐसा जोन जहां माना बहुत हाई कंसंट्रेशन में इकट्ठा होती है। लेकिन इस टाइमलाइन में वो प्रोफेसी अभी हुई नहीं है, इसलिए उस जगह के बारे में सिर्फ सायन को पता है। वो झुककर जमीन को महसूस करता है, ठीक उस स्पॉट को ढूंढता है जहां माना सबसे ज्यादा डेंस है। फिर वो अपना मैजिक चैनल करता है और टेंपल का एंट्रेंस धीरे धीरे खुलने लगता है। वो अंदर कदम रखता है और तुरंत फील करता है कि कुछ तो अलग है। ये टेंपल पहले जैसा नहीं दिखता। ये वो श्राइन है जो कभी लुमिनल को समर्पित था, लेकिन डीमन गॉड वॉर के दौरान 300 साल पहले इसका नाम और निशान मिटा दिया गया था। वो रूइंस के अंदर और गहराई में जाता है, जहां उसकी नजर एक चमकती हुई सोर्ड पर टिक जाती है। टेंपल का कोर। साल 999 बीएफ में, यानी फाउंडेशन से पहले, ह्यूमैनिटी ने आखिरकार डीमन किंग की फौज को वेलस से बाहर खदेड़ दिया था। डीमंस की पावर इंसानों
इंसानों से बहुत आगे थी, लेकिन इंसानों को प्राचीन अवशेष, जिन्हें भगवान की हथियार कहा जाता था, से मुक्ति मिली। इन्हीं में से एक थी डुरान डार्क, एक सेक्रेड ब्लेड जिसे खुद लुमिनल ने ब्लेस किया था। यही वो सोर्ड थी जिसने इंसानों को युद्ध जिताया था, और यही वो हथियार था जिसने आगे चलकर सायन की जान ली थी। जब वो वर्टशल के हाथों में थी, सायन उस सोर्ड को छूता है। उम्मीद के मुताबिक कोई रिएक्शन नहीं होता। वो पीछे मुड़ता है, मानो पहले से जानता हो कि ऐसा ही होगा। फिर एक पुरानी लेजेंड सच होती दिखती है। जैसे ही वो ब्लेड की रोशनी से बाहर कदम रखता है, एक अजीब शैडो उसके सामने आती है। पहले तो वो सोर्ड की ही परछाई लगती है, लेकिन वो शैडो नहीं होती। जहां लाइट होती है वहां डार्कनेस भी होती है, और यही डार्कनेस असल में एक हिडन पैसेज है जो ऑल्टर के पीछे एक सीक्रेट चेम्बर है की ओर जाता है। सायन उस रास्ते पर चलता है और कमरे के बीचों बीच रखी एक सोर्ड को देखता है। उसकी आंखें नरम पड़ जाती हैं। ये उसी की पुरानी साथी है, वही सोर्ड जो उसके पिछले जीवन में थी। वो आगे बढ़कर उसका हैंडल पकड़ता है और धीरे से उसका नाम लेता है, कॉम। तुरंत ही सोर्ड उसकी शक्ति के आगे झुक जाती है। वो उसे कुछ बार घुमाता है, लेकिन उसमें वो मैजिक एनर्जी अब भी नहीं जगती। लगता है कि वो अब भी डीप हाइबरनेशन में है। जिस पल वो उस सोर्ड को दोबारा पाता है, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी उठती है, जैसे कोई खोई हुई चीज फिर से मिल गई हो। लेकिन तभी अचानक एक आवाज पूरे चेंबर में गूंजती है, जो पूछती है कि क्या उसे वाकई कोई डर नहीं फील होता। क्या उसे समझ है कि वो उस तलवार में सील्ड डीमन को जगाने जा रहा है। यह सुनकर वह पलटकर देखता है, लेकिन तभी वो डीमन तेजी से उस पर झपटती है, उसका शरीर लेने के इरादे से, जिस पर वो बिना डरे उसका गला पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो पास आ पाए, वह ठंडे स्वर में कहता है कि वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो रही है, पहले ऐसी नहीं थी। यह सुनकर डीमन के चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। एक बच्चा उसे कैसे छू सकता है। वह कामली जवाब देता है कि ये ब्लेड उसकी है। डीमन थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है कि क्या वो सक्सेसर है। उसके अंदर ईआरयू की प्रेजेंस क्यों फील हो रही है। वह दोहराता है कि ये तलवार उसकी है, उसने आरू की लेगेसी इनहेरिट की है, इसलिए उसे अपने नए मास्टर के आगे झुकना चाहिए। डीमन उस पर यकीन नहीं करती और अटैक कर देती है, जिस पर वो एक गहरी सांस लेकर सोचता है कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। डेमोनिक वेपन की विल हमेशा अपने यूजर के शरीर को काबू में लेने की कोशिश करती है, इसलिए वह बात खत्म करता है, अपनी उंगली से एक फ्लिक करता है और डीमन का सिर टेंपल के फ्लोर पर दे मारता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अभी सबमिट नहीं किया तो हालात और बुरे हो जाएंगे। डीमन गुर्राती है, लेकिन वह उसे और नीचे दबा देता है ताकि उसकी बात समझ आ जाए। यह दबाव काम करता है, डीमन टूट जाती है और आखिरकार उसे मास्टर कहकर मान जाती है। इसके बाद वह सोचता है कि अब वापस लौटने का वक्त है। वो काफी देर से गायब है। कैरन अब उत्साहित होकर हम करती है। इतने सालों बाद ओपन एयर में सांस लेने का मौका मिल रहा है। वह उससे उसका नाम पूछती है, और जब वो बताता है तो वो हैरानी से आईब्रो उठाती है। आरू ने ऐसे बच्चे को क्यों चुना जिसे उसने कभी सुना तक नहीं। वह जवाब देता है कि उसे उसके पिछले जीवन में चुना गया था, क्योंकि वो एक बार मर चुका है। चलते हुए वो डुरान डार्क के पास से गुजरता है और कहता है कि इसे थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। इसका असली मालिक अभी आने में 2 दशक बाकी है। कारुम अब भी उसके रीइंकार्नेशन की बात पर भरोसा नहीं करती, जिस पर वो सेक्रेड ब्लेड का हिल्ट काट देता है। डीमन पूछती है कि अब वो आखिर करने क्या वाला है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि इससे भविष्य थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। फिर सीन बदलता है। जैसे ही कार्ड अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि यह पल सच में आ गया है। ड्यूक पहले से वहां मौजूद होता है अपने नाइट्स के साथ। उसके पिता पास आकर सीधे पूछते हैं कि क्या वो सच में बैटल फ्रंट में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो अब पीछे हटना चाहे तो वो उसे रोकेंगे नहीं। वह आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाता है और कहता है कि उसे अपने रास्ते पर पूरा भरोसा है। ड्यूक फिर इल्किन की तरफ मुड़कर उसे स्क्रोल एक्टिवेट करने का आदेश देता है। नाइट स्क्रोल हवा में फेंकता है, जिस पर मैजिक चमकता है और एक हेल हाउंड उस लाइट से बाहर आता है। यह वही ट्रायल होता है जो उसकी वर्थ को साबित करने वाला है। ये क्रीचर्स लेमा वैली से आने वाले लो टियर डेमोनिक बीस्ट्स होते हैं। वो तुरंत स्टांस में आता है। उसकी नजर दुश्मन पर टिकी होती है। दूर से उसके पिता याद दिलाते हैं कि उसके एक्शंस की अब कीमत है। अगर वो यह रास्ता चाहता है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। कुछ दिन पहले उसने वुलन से एक ड्यूएल की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसे कुछ रियल फील चाहिए था। हवा में सोर्ड घुमाने से अब प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। वो जानना चाहता था कि एक असली लड़ाई कैसी लगती है। नाइट ने कहा था कि उसे अपने ही उम्र के बच्चों से स्पार करना चाहिए, किसी क्रे जैसे से। लेकिन हर बार जब वो आता था, क्रे भाग जाता था। उलेन को उस पर शक था, लेकिन आखिर उसने मान लिया एक शर्त पर कि वो सिर्फ शीत से लड़ेगा और पूरी तरह डिफेंस में रहेगा। उसने ये शर्त मानी, लेकिन साथ में एक और बात
बात रखी, चाहे जो भी हो नाइट ड्यूक को कुछ नहीं बताएगा। बात खत्म होते ही हमारा एमसी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। स्ट्राइक तो रोक ली जाती है, लेकिन उसके पीछे की ताकत देखकर उलिन भी चौंक जाता है। उसने नहीं सोचा था कि 10 साल के बच्चे की सोर्ड इतनी भारी पड़ सकती है। बच्चा लगातार उसकी तरफ घूमता रहता है, उसकी मूवमेंट्स इतनी तेज होती हैं कि नजर टिकाना मुश्किल हो जाता है। फिर पीछे से एक हाई स्लैश आता है, नाइट उसे पैरी करता है, लेकिन ब्रेथ लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती। हर वार पूरी ताकत से किया जाता है, किसी तरह वो सब ब्लॉक करता है। आखिरकार एमसी रुकता है और कहता है कि उसे पता है अभी जीतने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन वो इस फाइट के लिए आभारी है। ओलेन वहीं खड़ा रह जाता है शॉक में। वो नाजुक सा नोबल लड़का अब पूरी तरह बदल चुका था, इसलिए जब वो अब उसे हेलहाउंड से लड़ते हुए देखता है तो उसे पूरा यकीन होता है कि ये बीस्ट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हेलहाउंड तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो क्लीन डॉज कर देता है। फिर भी ये लड़ाई उसकी लिमिट्स को पुश कर रही होती है, इसलिए वो इसे जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। अगले ही पल जब हेलहाउंड दोबारा झपटता है, वो साइड स्टेप लेकर अपनी सोर्ड उसकी गर्दन के आर पार घुसा देता है, सीधे दिमाग तक। बीस्ट वहीं गिर जाता है, उसका खून फैलता है और एमसी उसे देखकर सोचता है अगर इसका थोड़ा खून कलेक्ट कर लूं तो कितना मजा आएगा। लेकिन फिर वो मुस्कुराकर सोचता है कि लोग उसे पागल समझ लेंगे अगर उन्होंने ऐसा करते देख लिया। उसके पिता ताली बजाते हैं इम्प्रेस्ड होकर। टेस्ट खत्म हो चुका है और वो पास हो गया है। ड्यूक उसे कहता है कि वे अब फ्रंट लाइन पर दोबारा मिलेंगे। इस बीच कारुम तलवार से हल्की आवाज में बोलती है, तुमने मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे पूरा जागने के लिए खून चाहिए। जिस पर वो कहता है कि बहुत जल्द वो उसे उसके मन की लड़ाई देगा। फिर बैटल फ्रंट पर सीन कट होता है, जहां एक बड़ा ओगर फ्रंट रैंक्स को तहस नहस कर रहा होता है। ड्यूक आदेश देता है कि सोल्जर्स डिफेंस लाइन को मजबूत करें और ओगर को तुरंत एलिमिनेट करें। सैकड़ों मैजिकल अटैक्स उस पर छोड़े जाते हैं। बाइंडिंग स्पेल्स उसे जकड़ लेते हैं, जिससे वो हिल तक नहीं पाता। इसी बीच एमसी मेन फोर्स के साथ चार्ज करता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। दूर से सैन और उसकी मेड उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं। मेड की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो पूछती है कि आखिर वो क्यों ऐसे जगह पर रहना चाहता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे यहाँ कोई डर नहीं लगता, बल्कि ये जगह उसे अजीब तरह से नॉस्टैल्जिक लगती है। ड्यूक पास आता है और पूछता है कि पहली बार फ्रंट लाइंस पर खड़े होकर कैसा लग रहा है। टियन हल्की घबराहट के साथ जवाब देता है कि थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। वो सिर हिलाता है और कहता है कि उसे यह बात पहले से पता है। यहाँ रोज 3-4 बड़े बैटल्स होते हैं और हर एक के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना होता है जिससे डीमंस को हराया जा सके। एडवांस नाइट्स इन फोर्सेस की रीढ़ होते हैं जो किसी भी मॉन्स्टर को रोकते हैं जो डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो अपने टेंट में लौटता है जो बेस के सबसे सुरक्षित हिस्से में होता है, लेकिन यहाँ के गार्ड्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो करोम को समन नहीं कर पाता, इसलिए उसे डिनर तक वेट करना पड़ता है ताकि बाहर जाकर ट्रेनिंग कर सके। वो देखता है कि उसकी मेड कांप रही है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वह ड्यूक की वार्निंग दोहराती है, जिस पर वो कहता है कि अपना सामान पैक करो और वापस कासल चली जाओ। वो चिल्लाकर कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि अगर वो अचानक गायब हो गई तो कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा। फिर वह बाहर निकलती है और कहती है कि अब खाना खाने का टाइम हो गया है। वो उसकी बातों से खुश नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहता। रात में जब सब सो रहे होते हैं, वो अपने बिस्तर पर एक प्लश डॉल रख देता है ताकि उसकी अनुपस्थिति किसी को दिखे नहीं। मेड पूछती है कि क्या वो फिर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। वो सिर हिलाकर हाँ कहता है। वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ड्यूक उसे ऐसे देखकर प्राउड होंगे। वह उसे संभालने के लिए कहता है और खुद क्वाइटली निकल जाता है। रात का समय होता है, इसलिए पेट्रोल ज्यादा होते हैं, लेकिन अब यही सही मौका है। वो अपने आप को फॉग मैजिक में छुपा लेता है और बिना पकड़े बाहर निकल जाता है। वो जानता है कि यह इलाका अब भी मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, जो करूम के लिए परफेक्ट ग्राउंड है। कारुम हवा में खून की गंध महसूस करती है और उत्साह से कांपने लगती है। वह उसे मिन्नत करती है कि उसे उन बीस्ट्स को काटने दे। वो हाउंड्स के पूरे झुंड में कूद जाता है और एक जबरदस्त फॉग अटैक से सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वो मारे गए हाउंड्स का खून इकट्ठा करता है और पीता है, जिससे उसकी माना और बॉडी दोनों रिचार्ज होती हैं और साथ ही कुम को भी ताकत मिलती है, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन अब कुम थोड़ा इम्पेशेंट हो रही है। वो पूछती है कि आखिर उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए और कितने बीस्ट्स मारने पड़ेंगे, जिस पर वो कामली कहता है कि वो पूरी रात यहीं ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि ये एरिया लगातार और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता रहता है। इसके बाद फ्रंट लाइन के दूसरी तरफ कुछ नाइट्स एक रॉयल काफिले को माउंटेन पाथ से एस्कॉर्ट करते दिखाई देते हैं। गाड़ी में बैठी मेड उस छोटी लड़की से कहती है कि बैटलफील्ड तक जाना बहुत डेंजरस है और वापस लौटना ही बेहतर रहेगा, जिस पर वो लड़की अपने थोड़ा
थोड़ा ग्लूमी एक्सप्रेशन और स्मग टोन में उसे चेतावनी देती है कि उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करे, वरना वो सच में गुस्सा हो जाएगी। वो बताती है कि वो आने वाले एम्पायर की हेir बनने वाली है। यह सुनकर मेड झट से माफी मांगती है और फिर एक बात बताती है जो उसने सुनी थी। ड्यूक ऑफ वर्ट अपने सबसे छोटे बेटे को फ्रंट लाइन पर लेकर आया है और सुना है कि उसकी उम्र भी लगभग उसी लड़की के बराबर है। यह सुनकर लड़की हैरान हो जाती है कि कोई पिता अपने इतने छोटे बेटे को युद्ध में कैसे भेज सकता है। मेड समझाती है कि उसे ड्यूक ने नहीं भेजा, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है। मेड यह भी जोड़ती है कि चूंकि दोनों की उम्र लगभग समान है, तो अगर कभी मुलाकात हो तो शायद अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जिस पर वो लड़की तुरंत चुंदेरे मोड़ में चली जाती है और कहती है कि उसे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेड फिर से माफी मांगती है, मगर अब लड़की थोड़ा शांत होकर उसका नाम पूछती है। मेड बताती है कि उसका नाम वर्ट है। लड़की धीरे से उस नाम को दोहराती है और उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वो उस बहादुर लड़के को लेकर अब थोड़ा क्यूरियस हो गई है। अगले दिन बैटलफील्ड पर ड्यूक वर्ट अपने नाइट्स को पूरी सटीकता के साथ लीड करता है ताकि मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सके। सब खतरों को मिटाने के बाद वो अपने बेटे के पास जाता है और पूछता है कि लड़ाई में कूदने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर हमारा एमसी जवाब देता है कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह सुनकर उसका पिता गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड है। यह सुनकर लड़का थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने पिता से इतना गर्मजोशी भरा लहजा सुना था। जाते जाते ड्यूक कहता है कि अगले दिन टेंट में उन्हें प्राइवेट बात करनी होगी। रात के वक्त जब पूरा कैंप गहरी नींद में होता है, वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग के लिए फ्रंट लाइन के पिछली तरफ निकलता है, लेकिन आज कुछ अलग महसूस होता है। तभी उसके सामने एक डेथ वर्म आ जाता है। ये जीव आमतौर पर घाटी के बहुत गहरे हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ दिखना अजीब है। उसकी मौजूदा हालत में वो मुश्किल से टिक पा रहा है, जिस पर करूम कहती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो कंट्रोल उसे सौंप दे। लेकिन वो जानता है कि करूम असल में उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल चाहती है। फिर भी वो कहती है कि उसकी कमजोर स्विंग्स इस वॉर्म पर कुछ असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये तो हर जख्म कुछ सेकंड्स में हील कर लेता है। उसे एक ही वार में इसे खत्म करना होगा। वो उसकी बात सुनता है, क्योंकि ये फाइट वाकई लंबी चल सकती है। भले ही उसने पिछले एक महीने में बेहिसाब डेमोनिक बीस्ट्स का खून पिया है, फिर भी उसे लगता है कि असली ताकत अभी बहुत दूर है। आखिर वो कदम आगे के बढ़ाता है और कारुम को कंट्रोल लेने देता है। फॉग की नौवीन फॉर्म डेमोनिक सोर्ड मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट होती है और कारुम पूरी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ वॉर्म को टुकड़ों में काट देती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। इसी बीच ड्यूक अपने रॉयल ट्रेनीज के साथ उस इलाके से गुजरता है और उन्हें पहले मारे गए हाउंड्स की लाशें दिखाई देती हैं। वहां चारों तरफ गाढ़ी मना फैली हुई है, जिससे सबको शक होता है कि शायद कोई डेमन इस सब के पीछे है। ड्यूक तुरंत ऑर्डर देता है कि इस एरिया को सील किया जाए और पूरी जांच की जाए, क्योंकि अगर डेमोनिक एक्टिविटी चल रही है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब ड्यूक उन कट्स और मार्क्स को ध्यान से देखता है तो उन्हें कुछ कुछ अपने बेटे की फाइटिंग स्टाइल जैसी झलक दिखती है, लेकिन वो तुरंत उस ख्याल को छटक देता है। उसके दिमाग में सवाल आता है कि भला कोई बच्चा इतनी बड़ी डेथवर्म को अकेले कैसे हरा सकता है। फिर उनकी टीम को वही मरी हुई डेथवर्म मिलती है। अब सबके मन में नया सवाल उठता है, इतने सारे बीस्ट्स को अकेले किसने मारा होगा। ड्यूक धीरे धीरे एक थ्योरी बनाना शुरू करता है कि शायद इसके पीछे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। उधर टेंट में लेटा हमारा एमसी डेमोनिक सो डू मैनिफेस्टेशन की पिछली बार की यादों में खोया होता है। ये वही टेक्निक है जिसमें कारुम पूरी तरह उसके शरीर का कंट्रोल ले लेती है, लेकिन इस टेक्निक का रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर जरा भी गलती हो गई तो कारुम हमेशा के लिए उसके शरीर पर कंट्रोल पा सकती है। इसलिए वो इसे कमजोर मॉन्स्टर्स पर यूज नहीं करता। थकान अब उसे जकड़ने लगती है, बॉडी भारी लग रही है। अगर उसने इतने दिनों में वो डेमन ब्लड ना पिया होता तो अब तक गिर पड़ा होता। तभी कारुम प्रकट होती है और कहती है कि अब उसे कुछ समझ आ गया है। अंदर से वो बहुत मैच्योर है, लेकिन उसका शरीर अब भी बच्चे का है। उसकी इंस्टिंक्ट, अवेयरनेस और फाइटिंग स्किल्स उसकी उम्र से कहीं आगे हैं। वो लेमा वैली में ऐसे घूमता है जैसे उसे सालों का अनुभव हो, और जिस तरह वो सोर्ड यूज करता है वो ऐसे लगता है जैसे उसे 30 साल का तजुर्बा हो। यह सुनकर उसे याद आता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो मर चुका है। अब कारुम को पूरा यकीन हो जाता है कि वो शायद फ्यूचर से लौटा है। वो थके चेहरे से उसे देखता है और कहता है कि ये तो उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कारुम गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन शांत होते ही उसके पास्ट डेथ के बारे में पूछती है।
वो कहती है कि उसे मारने वाला इंसान जरूर बहुत स्ट्रांग रहा होगा। करुम के हिसाब से उसे शायद डुरान डार्क का विल्डर ने मारा था, या तो किसी ड्यूल में हारा था या फिर किसी करीबी ने धोखा दिया था। वो दूसरे वाले ऑप्शन पर ज्यादा भरोसा करती है। जब वो पूछता है कि उसे इतना यकीन कैसे, तो वो बताती है कि उसने उसे उस सोर्ड को बहुत अलग नजर से देखते हुए देखा था, जैसे वो तलवार उसके अतीत से जुड़ी हो। इसलिए उसे लगता है कि अब वो किसी बदले के लिए लौटा है। वो झुंझलाकर कहती है कि अगर वो फिर कभी मरा या हारा तो वो खुद उसे निकल जाएगी, जिस पर वो हंसते हुए उसके सिर पर हल्का सा नॉक करता है और कहता है कि असल में कंट्रोल किसके पास है ये याद रखे। लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि कारुम अब भी पहले जैसी ही है जैसी वो उसकी पिछली लाइफ में थी। फिर दिन के समय उसे माहौल में कुछ अजीब लगता है। लोग बिना वजह घबराए हुए हैं। वो बाहर निकलता है और एमिली से टकराता है। एमिली बताती है कि वैली के पास रियर कैंप के एरिया में कुछ हाई रैंक मॉन्स्टर की लाशें मिली हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही जीव हैं जिन्हें वो रातों में मारता रहा है। वो पूछता है कि क्या इस बारे में और कोई रूमर फैला है। तभी युल्किन आकर कहता है कि ड्यूक ने उसे बुलाया है। अब उसे एहसास होता है कि वो फंस चुका है। वो अपने पिता के टेंट में दाखिल होता है, हमेशा की तरह शांत चेहरे से ग्रीट करता है, लेकिन अंदर से घबराहट पड़ रही है। अगर बात वहां पहुंची तो उसे नहीं पता क्या बहाना देगा। ड्यूक उसे बैठने का इशारा करता है और बिना किसी देरी के पूछता है कि वो पिछली रात कहाँ था। वो बिना झिझक झूठ बोल देता है कि वो जल्दी सो गया था। ड्यूक की आंखों में थोड़ी शंका झलकती है, क्योंकि जो निशान उन्हें मिले हैं वो उसके सोर्ड स्टाइल से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ पल बाद ड्यूक अपने ख्यालों को झटक देता है, क्योंकि एक बच्चा इतने बड़े और खतरनाक डेथ वर्म को अकेले नहीं मार सकता। इसके बाद ड्यूक का लहजा गंभीर हो जाता है। वो बताता है कि कैंप के पास जो मॉन्स्टर की लाशें मिली हैं उनकी पूरी जांच करनी होगी। उसका मानना है कि ये किसी पुराने असैसिन ऑर्गेनाइजेशन मिस्ट से जुड़ा हो सकता है। वो मासूम बनकर ऐसा दिखाता है जैसे उसने कभी मिस्ट का नाम ही नहीं सुना। लेकिन ड्यूक समझाता है कि मिस्ट सदियों से अस्तित्व में है। किसी को नहीं पता उनका असली मकसद क्या है, लेकिन उन्होंने अपनी राह में अनगिनत नोबल फैमिलीज को खत्म किया है। उनकी सिग्नेचर यही होती है कि हर किल साइट काले धुएं यानी ब्लैक फॉग से ढकी होती है। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें करीब 300 साल पहले देखा गया था। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि जो मॉन्स्टर्स कल मिले हैं वो भी उसी ब्लैक फॉग से घिरे हुए थे। वही फॉग जो ईरू यानी गॉड ऑफ डार्कनेस से जुड़ी होती है। वही इस ऑर्गेनाइजेशन की पावर का सोर्स है और वही देवता है जिसकी वो पूजा करते हैं। बस इसी आधार पर ड्यूक को यकीन हो जाता है कि डेथ वर्म की मौत और बाकी हाल के मॉन्स्टर किल्स के पीछे मिस्ट का ही हाथ है। यह सुनकर हमारा एमसी अपने पिता की शार्प इंट्यूशन पर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गायब हुए सदियों बीत चुके हैं, फिर भी उसके पिता ने तुरंत उस फॉग को उनसे जोड़ दिया। ड्यूक मानता है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि मिस्ट अचानक दोबारा क्यों प्रकट हुआ है, लेकिन चाहे जो भी हो एम्पायर के हायर अप्स को तुरंत इसकी जानकारी देनी जरूरी है। एमसी के मन में थोड़ी राहत होती है। उसके पिता को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और उन्होंने उसका झूठ मान लिया। उनकी नजर से देखा जाए तो उसकी उम्र का कोई बच्चा किसी लेजेंडरी अंडरग्राउंड ग्रुप से जुड़ा हो ही नहीं सकता। इसके बाद बात का रुख बदलता है और ड्यूक पूछता है कि क्या उसे आज या आने वाले गेस्ट्स के बारे में पता है। वो सिर हिलाकर कहता है हाँ, उसे पता है कि आज एम्परर खुद फ्रंट पर आने वाले हैं। बुजुर्ग आदमी हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि उसे उससे एक छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद सीन बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है, जहां एम्परर अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं और नाइट्स उन्हें पूरा सम्मान देते हुए वेलकम करते हैं। ड्यूक घुटनों के बल झुककर अपने सम्राट का स्वागत करता है, लेकिन एम्परर जल्दी से घोड़े से उतरते हैं और कहते हैं कि इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, वो पुराने दोस्त हैं। फिर उनकी नजर हमारे एएमसी पर पड़ती है और डुक उसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये वर्ड फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। एम्पायर सच में खुश दिखता है यह देखकर कि इतनी कम उम्र का लड़का फ्रंट लाइन जैसे खतरनाक माहौल में सरवाइव कर रहा है। उसे ये वाकई कमाल लगता है। अब एमसी समझ जाता है कि उसके पिता चाहते थे कि वो इस मीटिंग के वक्त मौजूद रहे। ये पहली बार था जब उसे औपचारिक रूप से ड्यूक के बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। अपनी पिछली लाइफ में जब भी एम्परर कैंप में आते थे उसे हमेशा अपने कमरे में बंद रहने को कहा जाता था, लेकिन इस बार वो सच में खुश महसूस करता है, क्योंकि अब वो पहली बार खुलेआम
और प्राउडली अपने पिता के साथ खड़ा है। फिर एम्परर अपने साथ खड़ी एक यंग लड़की की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि वो उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सफेद बालों वाली वही लड़की सामने आती है, वही जो पहले कारवां में थी। उसका नाम एरिन सेवर्स है। उशिफ एम्पायर की 5वीं प्रिंसेस। एमसी उसे तुरंत पहचान लेता है। वो उसी नाम से जानी जाती है, द ट्रैजिक 5th प्रिंसेस। अब उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने जिस फेवर की बात की थी वो इसी से जुड़ा था। ड्यूक चाहता था कि वो इस प्रिंसेस की सेफ्टी सुनिश्चित करे। चूंकि दोनों की उम्र लगभग बराबर है, इसलिए वो उसका साथ दे, उसके साथ रहे और थोड़ा करीब हो जाए। ड्यूक समझाता है कि रॉयल फैमिली के किसी मेंबर से अभी से अच्छा रिश्ता बनाना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाद में दोनों शायद एक ही अकादमी में पढ़ेंगे। वो कहता है कि ये फ्यूचर के लिए समझदारी भरा कदम है और उम्मीद करता है कि दोनों अच्छे से खुल मिल जाएंगे। एमसी इस दोस्ती के लिए उतना उत्साहित नहीं होता, लेकिन उसे समझ आता है कि उसके पिता आखिर चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि वो उसी तरह का बॉन्ड बनाए जैसा ड्यूक का एम्परर के साथ है, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। उसे साफ पता है कि वो और प्रिंसेस कभी रियल फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। फिर भी अभी के लिए उसे इस नाटक को निभाना ही होगा। इसके बाद वो उसके साथ साथ चलते हुए नदी किनारे पहुंचता है। प्रिंसेस रुककर नीचे देखती है और पूछती है कि ये पानी लाल क्यों है। वो बताता है कि इसे ब्लड रिवर कहते हैं, नाम ही सब बता देता है। जब डीमंस मरने के कगार पर होते हैं या लड़ने की ताकत खो देते हैं तो वो अपनी आखिरी सांसें लेने इसी नदी तक रेंगते हुए आते हैं। फिर उनके शरीर गलकर यहीं मिल जाते हैं, जिससे ये नदी लाल दिखाई देती है। ये सोचकर एरिन के चेहरे पर घिन और डर दोनों झलकते हैं और वो पूछती है कि ये नदी आखिर जाती कहाँ है, जिस पर वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये नदी सीधे डीमन रेल्म तक जाती है और अगर वो ज्यादा दूर तक तैरेगी तो शायद डीमन किंग से टकरा जाएगी। दोनों की नजरें ऊपर आसमान की तरफ उठती हैं, जहां पीली चमक दिखाई देने लगती है। वो बताता है कि इसका मतलब है कि डिमोनिक बीस्ट्स नजदीक आ रहे हैं। प्रिंसेस घबरा जाती है और पूछती है कि डीमंस इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि कैंप के इतने पास तक आ जाएं। इसी वक्त फ्रंट लाइन पर ड्यूक अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करता है और कहता है कि नाइट्स एम्परर की सेफ्टी पर ध्यान दें और बाकी लोग उसके साथ पश्चिम की ओर मूव करें। लेकिन एम्परर बीच में बोल उठता है कि वो पीछे नहीं बैठेगा जबकि बाकी लोग उसके लिए अपनी जान देंगे। वो कहता है कि उसे असली कॉम्बैट का एहसास किए हुए सालों हो गए हैं और अब वो खुद फाइट में उतरना चाहता है। ड्यूक के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो कमांड देता है कि एम्परर खुद चार्ज में शामिल होंगे और बाकी नाइट्स आने वाले डीमन से निपटेंगे। ड्यूक फिर अपने बेटे को बुलाता है कि वो बाकी टीम के साथ जुड़ जाए। वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एरिन उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो सच में अकेले डीमन से लड़ सकता है। वो सिर हिलाता है, लेकिन एरिन बीच में बोलती है कि अगर वो जा सकता है तो वो भी जाएगी। दोनों की उम्र बराबर है तो उसे रोकने का कोई हक नहीं है। जिस पर वो ठंडे लहजे में कहता है कि ये खेल नहीं है, यहाँ लोग मरते हैं। लेकिन जिद्दी प्रिंसेस चिल्लाकर कहती है कि फिर भी वो जाएगी। वो उसे इग्नोर करता है और ओलेन को बुलाकर कहता है कि वो प्रिंसेस को यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह ले जाए। एरिन गुस्से में चिल्लाने लगती है कि वो उसे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहता है, अगर वो बार बार खुद को इस तरह खतरे में डालती रही तो नाइट्स मरेंगे, शायद दर्जनों, शायद सैकड़ों। क्या वो इतनी मौतों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात सीधे दिल में उतरती है। वो मुड़कर जाने लगता है और जाते जाते सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो ऐसे ही रोने वाली बच्ची बनी रही तो घर जाकर पैकिंग कर ले। इधर कैंप में हाई लेवल डेमोनिक बीस्ट्स का अटैक शुरू हो चुका होता है। ड्यूक कमांड देता है कि पूरी आर्मी तैयार हो जाए और आखिरी जानवर तक को मिटा दे। सोल्जर्स जवाब में अपनी तलवारें निकालते हैं और सीधा एक विशाल डेमोनिक स्नैल पर अटैक करते हैं। उशीफ एम्पायर के रूलर एम्परर डायोनिस वरिस ने अपने शासनकाल में 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी डायना काजेल की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। दूसरी पत्नी कैसेंड्रा नेपालिस इस वक्त एम्पायर की कोर्ट में रॉयल जज के रूप में काम करती है। डायना ने उसे 2 बेटियां दी थीं, एम्पायर की पहली और दूसरी प्रिंसेस, जबकि कैसेंड्रा से उसे 2 बेटे हुए, तीसरे और चौथे प्रिंस। लेकिन फिर एरिन आई 5वीं प्रिंसेस, जो किसी नोबल खून से नहीं बल्कि एक कॉमनर महिला से पैदा हुई थी। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जो रॉयल फैमिली के लिए एक कलंक मानी जाती थी। उसे हमेशा एक ब्लेमिश की तरह देखा गया। समाज ने उसे ताना मारा, अस्वीकार किया और उसकी मौजूदगी को अननेचुरल कहकर ठुकरा दिया। फिर भी उसने कभी दूसरों की नजरों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो एक प्रिंसेस की तरह खुद को हमेशा ग्रेस और प्रेजेंस के साथ पेश करती थी और उसने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में पूरा दिल लगाया था। लेकिन वक्त बीतते बीतते सब बिगड़ता गया। उस पर एम्पायर से गद्दारी का इल्जाम लगा और उसे रॉयल ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया गया। कोई नहीं जानता
जानता उसके साथ आगे क्या हुआ, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई थी और वो एक दूर के आइलैंड पर अकेले मर गई। इसी वजह से उसे द ट्रैजिक प्रिंसेस कहा जाता है। हमारा एमसी मानता है कि उसकी कहानी अलग हो सकती थी। अगर वो थोड़ी ग्राउंडेड रहती, अगर वो अपने सपनों और एम्बिशन में इतनी अंधी ना होती, तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और बन सकती थी। कुम हंसते हुए उसे चिढ़ाती है कि उसकी कहानी और उसकी अपनी जिंदगी में काफी समानता है। उधर वॉर जोन के दूसरे कोने में एम्परर और ड्यूक मिलकर मॉन्स्टर स्वॉर्म्स को साफ करते जा रहे हैं। डियोन अपने शरीर से लाइटनिंग चैनल करता है और हर मॉन्स्टर को ऐसे काटता है जैसे वो कुछ हो ही नहीं। वो सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि एक डेंजरस मैजिक विल्डर भी है। ऐसे प्राणी उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। जब पूरा एरिया साफ हो जाता है तो दोनों कमांड टेंट में लौटकर आराम करते हैं। एम्परर खुद के लिए एक ड्रिंक डालता है और ड्यूक को भी ऑफर करता है ताकि पुराने दिनों की याद ताजा हो सके। ड्यूक मना कर देता है, कहता है कि फ्रंट लाइन पर फोकस जरूरी है। एम्परर कंधे उचकाकर खुद ही पीने लगता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो एक परेशान करने वाली बात उठाता है। हाल ही में कई नोबल्स की मिस्टीरियस मौतें हुई हैं और ये बात तेजी से फैल रही है, जिससे आम लोग और सोल्जर्स दोनों बेचैन हैं। ड्यूक तुरंत पूछता है कि क्या इन मौतों में कोई कनेक्शन है, कोई पैटर्न, कोई अजीब निशान, जिस पर एम्परर बताता है कि सभी मरे हुए नोबल्स में एक चीज कॉमन थी, करप्शन। हर एक की हिस्ट्री गंदी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बॉडी पर ब्लैक फॉग के रेसिड्यू मिले हैं। यह सुनकर उसका साथी एक पल के लिए रुकता है। वो कहता है कि उसने भी कल ही कैंप के पीछे उसी तरह का फॉग देखा था, जिस पर उसे शक है कि ब्लैक फॉग यूजर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। एम्परर भी तुरंत सहमत होता है। यह वाकई कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें और गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद बात बदलती है। एम्परर बताता है कि उसने सुना है एरन को हाल की तबाही के लिए ब्लेम किया जा रहा है और ये बात उसे अंदर तक परेशान कर रही है। वो अब तक हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ फैक्शंस क्लियरली इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो ट्यूब की तरफ गंभीर चेहरे के साथ मुड़ता है और बस एक बात कहता है, अगर कुछ हो गया, अगर वो पहले मर गया, तो वो चाहता है कि उसका पुराना दोस्त उसकी जगह एरन का ध्यान रखे। ड्यूक बिना झिझक वादा करता है, अपनी जान की कसम खाकर कहता है कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद बातचीत खत्म होती है। दूसरे टेंट में वो एमिली को सारी बातें बताता है जो उसके दूर रहने के दौरान हुई थी। एमिली थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगती है कि उसने प्रिंसेस के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, जिस पर वो कहता है कि उससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। एमिली हंसते हुए आधा मजाक में कहती है कि इस स्पीड से तो वो कभी शादी नहीं कर पाएगा। वो उसकी बात को इग्नोर करता है और बाहर अपनी यूजुअल ट्रेनिंग के लिए निकलता है, लेकिन बाहर कदम रखते ही वो सीधा एरन से टकराता है, जो बारिश में पूरी तरह भीगी खड़ी होती है। वो उसके साथ टेंट में आती है और पूछती है कि वो अब कहाँ जा रहा है। इसके पहले कि वो कुछ कहे, वो उसे रोक देती है और कहती है कि उसके पास कुछ जरूरी बात है। वो पूछती है कि वो यहाँ कब से फंसा हुआ है, जिस पर वो जवाब देता है, लगभग 1 महीना हो गया। इसके बाद वो सीधे असली सवाल पर आता है, वो इतनी दूर सिर्फ उसे ढूंढने क्यों आई है। लेकिन एरन कुछ बोलने से खुद को रोक लेती है, क्योंकि पीछे एमिली की नजरें किसी पागल सी इंटेंसिटी से उसे घूर रही होती हैं। वो एमिली से कहता है कि उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए, लेकिन वो मुस्कुराते हुए सरकास्टिक टोन में कहती है कि क्यों ना सब साथ में मजे करें। जब वो वहां से चली जाती है तो एरन धीरे से माफी मांगती है और मानती है कि वो हाल में सही तरह से बिहेव नहीं कर पा रही थी, जैसे उससे उम्मीद की जाती है। वो बिना हिचकिचाए उसकी बात स्वीकार करता है और कहता है कि शायद उसने भी पहले उस पर ज्यादा सख्ती करती थी। उसकी आवाज अब धीमी और भावनाओं से भरी लगती है। वो कहती है कि वो सबको पसंद आता है और वो खुद उससे ज्यादा मैच्योर है। वो तुरंत नोटिस करता है कि एरन का मूड बदल गया है। वो कहती है कि शायद वो जल्द ही एकेडमी लौटने वाला है, लेकिन वो उसे बीच में रोक देता है। उसे पता है कि वो क्या कहने जा रही है। वो शायद पूछना चाहती है कि क्या वो वहां दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वो साफ कह देता है कि अगर वो यहाँ दोस्ती ढूंढने आई है तो वो गलत जगह आई है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। एरन अपने आंसू रोकते हुए कहती है कि वो दोस्ती नहीं, बस एक अच्छा रिश्ता चाहती थी, और कहती है कि वो बिना वजह क्रूर बन रहा है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि शायद वो भी उसे सबकी तरह ही देखता है, एक फेक अनडिजर्विंग प्रिंसेस की तरह। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है, कहती है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, उसने उसे ज्यादा आंक लिया था, और वो बिना कुछ पाए वहां से चली जाती है। जाते जाते वो बुदबुदाती है कि वो अपने भाई एशल जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर वो रुक जाता है। उस नाम का असर बिजली की तरह होता है। वो बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे एशल के बारे में कैसे पता। वो बताती है कि वो रॉयल अकादमी के पास एक वॉक के दौरान उससे मिली थी। उसने उससे कहा था कि लोगों की बातों की परवाह मत करो, बस अपने गोल्स और अपनी चाहतों पर ध्यान दो। वो सुनकर एकदम फ्रीज हो जाता है। अब सब साफ है, उसका भाई शुरू से ही एरन को मैनिपुलेट कर रहा था। वो कोशिश करता है उसे चेतावनी देने की, लेकिन तभी टेंट
जोर से हिलने लगता है। एमिली अंदर दौड़ती हुई आती है, घबराई हुई चीखती है कि सब तुरंत बाहर निकलो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक विशाल ऑर्क टेंट की छत तोड़कर नीचे गिरता है, जमीन पर क्रैश करता है और एरन को हवा में उछाल देता है जैसे कोई टूटे खिलौने को। बाहर मौजूद नाइट्स फटे हुए टेंट को देखकर समझ जाते हैं कि वो अब भी अंदर है। एमिली मिट्टी में गिरी कांपती हुई रोने लगती है, यकीन करती है कि वो मारा जा चुका है। हमले की खबर एम्परर और ड्यूक तक तुरंत पहुंचती है। दोनों के बच्चे उसी फटे हुए टेंट के नीचे फंसे हैं जिस पर एक हाई रैंकिंग डीमनिक बीस्ट ने अटैक किया है। बिना रुके डियानी पूरे सैन्य दल को आदेश देता है कि वे सीधा वहां पहुंचे और उसकी बेटी की जान बचाएं, लेकिन उसके मन में डर फैलता है। इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर्स बार बार दुश्मन की सीमा से इतने अंदर क्यों आ रहे हैं? उन्हें तो वैली के अंदर रहना चाहिए था। उसे फील होता है कि कुछ बहुत गलत है और शायद इस सबके पीछे वही खुद है। एरन की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो उसे जिंदा देखती है। वो यकीन कर चुकी थी कि ओक ने उसे मार दिया, लेकिन वो कोलैप्स होने से पहले ही बाहर निकल आया था। आखिर वो आदमी है जिसने अपने पिछले जीवन में डीमन किंग्स को हराया है। एक ओक उसे कैसे खत्म कर सकता है? उसके पास खड़ी एरन पूछती है कि कैंप के नाइट्स ठीक हैं या नहीं, और फिर गिल्ट में टूट जाती है। कहती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग उसे बचाने के लिए किसी भी खतरे में कूद जाएंगे। नाइट्स उसकी बात को रोकते हैं और कहते हैं कि उसकी सुरक्षा उनकी स्वॉन ड्यूटी है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन तभी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि और फिर से लौट आता है। वो एक नाइट को पकड़ता है, उसकी बॉडी को एक झटके में क्रश कर देता है और उसे खेत के पार फेंक देता है। बिना सोचे वो उसके और एरन के बीच आ जाता है, खुद को किसी भी अटैक के सामने ढाल की तरह खड़ा कर देता है। ऑर्क की नजरें सीधे उस पर टिकती हैं और उसे एहसास होता है कि ये एडवांस्ड मॉन्स्टर्स खास तौर पर उसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो बाकी सबको चिल्लाकर कहता है कि पीछे हटो और एरन को सुरक्षित जगह ले जाओ, जबकि वो उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ रखेगा। एमिली प्रिंसेस को पकड़कर भाग जाती है और वो अकेला उस क्रीचर के सामने रह जाता है। वो पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उसके वार उस पर लग ही नहीं रहे। गुस्से और कंफ्यूजन में वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये क्रीचर्स सिर्फ उसी पर क्यों टूट रहे हैं। तभी कुम सामने आती है और कंधे उचकाते हुए कैजुअली कहती है कि उसने जितना डिमोनिक ब्लड पिया है उसकी वजह से अब उसका शरीर इतनी हैवी पावर से भरा हुआ है कि वो खुद एक मॉन्स्टर मैग्नेट बन गया है। वो गुस्से से फट पड़ता है, पूछता है कि अगर उसे ये पहले से पता था तो उसने बताया क्यों नहीं। कुम मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो बस उसके बॉडी के लिए यहाँ आई है। वो बिना वक्त गनवाए उसे पकड़कर अपनी वेपन में बदल देता है। कुम की सोर्ड फॉर्म एक्टिवेटेड होते ही वो ऑर्क पर टूट पड़ता है, उसके लिम्स को बटर की तरह काटता है और बिना किसी एफर्ट के उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर और भी बुरे नजारे पर पड़ती है। दर्जनों हाई लेवल बीस्ट्स अब भी उनकी तरफ पड़ रहे हैं। कुम की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है, मानो उसने किसी ग्रैंड फीस्ट की खुशबू पा ली हो। माहौल तब बदल जाता है जब वो दोनों एक डेविल ड्रैगन के सामने पहुंचते हैं। वो कहता है कि तैयार हो जाओ, आज सब कुछ मिटा देंगे, और अपनी डीमनिक मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर देता है ताकि रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सके। उधर बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में ड्यूक अपने इलाके के आखिरी मॉन्स्टर को खत्म करता है। डायानी मुड़कर पूछता है कि बच्चों की कोई खबर है या नहीं। जवाब सुनकर माहौल भारी हो जाता है। कोलैप्स्ड टेंट के पास उनका कोई निशान नहीं मिला। एम्परर घबराते हुए कहता है कि शायद ड्यूक अपने बेटे के लिए परेशान होगा, लेकिन ड्यूक ठंडे चेहरे से जवाब देता है कि वर्ट परिवार का कोई भी मेंबर ऐसी स्थिति में सरवाइव करना जानता है। अभी सबसे जरूरी है प्रिंसेस की सेफ्टी। तभी नाइट्स पहुंचते हैं, प्रिंसेस को सुरक्षित उसके पिता तक वापस लाते हैं। वो दौड़कर उसके गले लगती है और रोते हुए कहती है कि वो हमारे एमसी को बचा ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसी वक्त ड्यूक उस मेड के पास आता है जो उसकी पर्सनल अटेंडेंट होती है। वो सिर हिलाकर बताती है कि हाँ, वो उसके साथ थी। ड्यूक पूछता है कि वहां क्या हुआ था। कांपती हुई आवाज में वो बताती है कि उसने उन्हें भागने को कहा था, जबकि खुद पीछे रुककर मॉन्स्टर्स को रोकने लगा। एक नाइट आगे बढ़कर कहता है कि अगर आदेश मिले तो वो जाकर उसे वापस ले आएगा। ड्यूक कुछ पल सोचता है, फिर धीमे से सिर हिला देता है। नहीं, उनका पूरा ध्यान अब इस करंट वेव पर बना रहना चाहिए। अगर ये क्रिएचर्स कैंप्स को तोड़ देते हैं तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो सीधे एम्पायर तक पहुंच जाएंगे। उन्हें फौरन फॉर्मेशन में लौटना होगा, इससे पहले कि और लोग अपनी जान गंवा दें। जब कोई पूछता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है तो जवाब बहुत शांत और सीधा होता है। हमारा एमसी पहले ही अपना काम कर चुका है, उसने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया है। यही असली एवर्ट होने
का मतलब है। प्रिंसेस अब भी रोती जा रही है, खुद को ही हर चीज का जिम्मेदार मानती है। लेकिन तभी शोर के बीच एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसे वो तुरंत पहचान लेती है। वह ऊपर देखती है, आंखें चौड़ी, सांसें अटकी हुई। जहां वो उसे हवा में देखती है, एक उड़ते हुए ड्रैगन की रेंस थामे हुए, किसी को मदद के लिए पुकारता हुआ। ड्रैगन बेहद मैजेस्टिक बीइंग्स होते हैं जो सीधे क्रिएटर से जुड़े हुए हैं। उनकी रैरिटी और डिग्निटी के कारण उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। इंसानों जैसी कमजोर और लिमिटेड प्रजाति को किसी ड्रैगन को चैलेंज करने का कोई हक नहीं होता, इसलिए उसके लिए तो किसी ड्रैगन को अपनी आंखों से देख पाना ही एक लाइफ टाइम ऑनर जैसा लगता है। लेकिन अफसोस, जिस ड्रैगन से वो लिपटा हुआ है वो सीधा उस भीड़ के ऊपर और उड़ रहा है जो अच्छे से जानती है कि वो कौन है। और सबसे खराब बात यह है कि वो लड़ाई के बीच दिखाई नहीं देना चाहता, लेकिन वहां वो है, सबके सामने, दिन के उजाले में, एक ड्रैगन की सवारी करता हुआ जैसे कोई लापरवाह पागल। सभी की निगाहें तुरंत उसी पर टिक जाती हैं। एम्परर दिलचस्पी से देखता है और ड्यूक से पूछता है कि क्या वो अपने बेटे को बचाने का इरादा रखता है। लेकिन ड्यूक बिल्कुल शांत बैठा है, आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस ये देखता है कि उसका बेटा अब इस मुसीबत से कैसे निकलता है। उधर हमारा एमसी मुश्किल से अपनी जान बचाए लटका हुआ है, हर पल पछताते हुए। वह खुद को कोसता है कि आखिर उसने ड्रैगन का खून चखने की लालच में ऐसा पागलपन क्यों किया। इससे पहले कि यह पूरा हंगामा शुरू होता, जब वो अभी भी मॉन्स्टर आर्मी को रोक रहा था, तब उसने बिना रुके कईयों को काट डाला था, जब तक कि सामने सिर्फ ड्रैगन ही नहीं रह गया था। उसे पास से देखकर वो एक्साइटमेंट से कांपने लगता है, जैसे किसी मिथिकल बीस्ट को पहली बार छू रहा हो। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिकता। ड्रैगन अचानक गुस्से में आकर उसकी तरफ आग का एक बड़ा ब्लास्ट करता है। वो किसी तरह बच निकलता है और ऊंचाई पर चढ़ जाता है, फिर लगातार अटैक्स की बौछार करता है, लेकिन हर वार से ड्रैगन और ज्यादा भड़क जाता है। फिर आता है उसका टेल स्वैप, तेज, जबरदस्त, जो उसे हवा में उड़ा देता है जैसे कोई कपड़े की गुड़िया। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा वार करे, वो तुरंत मार्शल आर्ट्स में शिफ्ट करता है और उसके शरीर पर तेज और भारी पंच मारता है। लेकिन फिर भी वो बीस्ट गिरता नहीं है। जब वो अगला मूव प्लान कर रहा होता है, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। ड्रैगन रुक जाता है, फिर वो बस मुड़कर उड़ जाता है। लेकिन जैसा कि वो हमेशा इम्पल्सिव रहा है, वो उसके पीछे कूद जाता है, बिना सोचे समझे, बस उसके खून का एक टेस्ट लेने के लिए। इसी हरकत की वजह से अब वो ड्रैगन की पीठ पर फंसा हुआ है, बेबस, एक्सपोज्ड और पूरी तरह परेशानी में। वो उससे पूछती है कि उसने अब तक उसका इस्तेमाल करके पलटवार क्यों नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो खुद अपनी मौत को बुला रहा है। जिस पर वो चिल्लाकर कहता है कि अगर किसी ने उसे अभी अपनी पॉवर्स यूज करते हुए देख लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, वो अपना सीक्रेट बाहर नहीं आने दे सकता। इसी बहस के बीच वो ड्यूक को देखता है, जो अब एक मैसिव हाई लेवल मैजिक स्पेल कास्ट करने जा रहा है, 8 स्टार इनकैंटेशन। डर तुरंत फैल जाता है। उसके पिता के चेहरे की गंभीरता देखकर उसे समझ आता है कि वो ड्रैगन पर निशाना साधने वाला है, जबकि उसे पता है कि उसका बेटा उसी पर बैठा है। स्पेल लॉन्च होता है। मैजिक की धारदार ब्लेड्स हवा में उठती हैं और जमीन की ओर गिरती हैं, फ्लैश को चीरती हुई। वो ठीक समय पर कूद जाता है, हवा में गिरती उन ब्लेड्स से बचने की कोशिश करता है। नीचे गिरते हुए वो सुनता है कि वो उसे चिल्लाकर कहती है कि अपनी पावर्स यूज कर, उड़ जा, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन वो अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। घबराते हुए वो इधर उधर देखता है और थोड़ी दूरी पर खून की एक नदी देखता है। आखिरी कोशिश के रूप में वो उसी की तरफ गिरने का एम करता है, उम्मीद में कि वो उसे बचा लेगी। उसी वक्त घाटी के दूसरे छोर पर 2 डीमंस ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से बड़ा वाला कहता है कि शायद कोई यंग ड्रैगन परेशानी में फंस गया है, जिस पर सफेद बालों वाला डीमन कहता है कि जरूर कुछ बहुत पावरफुल क्रीचर ने उसे डरा दिया होगा, वरना वो भागता नहीं। लेकिन एल्डर डीमन सहजता से कहता है कि वो इलाका सिर्फ ह्यूमंस से भरा है, फिर भी अगर उसका क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो वो जाकर देख सकता है, बस ज्यादा कुछ उड़ा मत देना। वो सिर हिलाता है, अपने पंख फैलाता है और केओस की तरफ उड़ जाता है। उधर नदी के पास हमारा एमसी किसी तरह गिरकर बच जाता है, खून से सना हुआ, सांसें भारी। वो खुद को किनारे तक घसीटता है, फिर वो उसकी तरफ देखता है, यह चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो इतनी गुस्से में है कि बोल तक नहीं पाती। वो उसे शांत होने को कहता है और वादा करता है कि वो जल्द ही वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है कि संभल कर रहो, अभी वो डीमन टेरिटरी के बीच खड़े हैं। जिस पर वो हंस देता है, कहता है कि उनकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि उन्हें किसी डीमन से पाला पड़ जाए। लेकिन जैसे ही वो बोलता है, किस्मत सच में उसे थप्पड़ मार देती है, एक ऐसी आवाज के साथ जो वो कभी भूल नहीं सकता। वो आवाज वारियन की होती है, डीमन किंग की। कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद अंधकार का रूप हो, और वही मौजूदगी अब चियोन के सामने खड़ी
खड़ी है। वो तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लेता है। वारियन गुस्से में पूछता है कि क्या वो ह्यूमन है। वो चुप रहता है, जरूरत से ज्यादा सतर्क। तभी डीमन किंग एक झटके में उसके सामने आ जाता है, स्पष्ट रूप से लड़ाई का न्योता देते हुए। सायन तुरंत रिएक्शन देता है, कारम से वार करता है, लेकिन बस उसके बालों का एक छोटा हिस्सा काट पाता है। वारियन उसके स्पीड से प्रभावित दिखता है। करुम पूछती है कि वो आखिर किससे लड़ रहा है, जिस पर चियोन धीमे लेकिन भारी लहजे में कहता है, डीमन किंग। ये सुनते ही वो घबरा जाती है, कहती है कि उसके लेवल पर वो उसे हरा नहीं सकता। अब वो एक ऐसी स्थिति में है जहां जीतने की कोई उम्मीद नहीं और भागना भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन तभी वारियन उसे देखकर शांत स्वर में कहता है कि रिलैक्स करो, वो किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। टाइन को ये बहुत अजीब लगता है, एक डीमन किंग इतना कूल कैसे हो सकता है। वारियन दोबारा पूछता है कि क्या वो सच में ह्यूमन है और यहाँ कैसे पहुंचा। वो जवाब देता है कि हाँ, वो ह्यूमन है और गलती से ब्लड रिवर में गिर गया था, जिसने उसे यहाँ तक खींच लिया। वारियन पूरी तरह यकीन नहीं करता, उसे उससे कोई अजीब एनर्जी महसूस होती है। वो पूछता है कि क्या ये उसकी यहाँ पहली बार है। सायन सिर हिलाता है, लेकिन वारियन फिर भी शक में है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे पहले कभी देखा है, जिस पर वो मजबूती से मना कर देता है। यह जवाब सच्चा लगता है, इसलिए वारियन मान जाता है। आखिरकार किसी ह्यूमन ने उसे पहले देखा ही कहाँ है। लेकिन सायन के मन में अब भी कंफ्यूजन है। वो सोचता है कि क्या ये वही वेलकैरियन है जो उसके पिछले जीवन में था। वो पूछता है कि वो यहाँ आया ही क्यों है। डीमन किंग बताता है कि उसे इस दिशा से एक अनयूजुअल एनर्जी महसूस हुई थी, इसलिए वो जांचने आया है, क्योंकि इन लैंड्स का रूलर होने के नाते ये उसका काम है। सायन की बिना किसी शॉक वाली एक्सप्रेशन से वॉरियन को और शक होता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो बात करता रहता है सोचते हुए, लेकिन सायन अब ध्यान नहीं दे रहा। वो बस इस सोच में डूबा है कि ये आदमी उस वर्जन से कितना अलग है जिसे उसने अपने पास्ट लाइफ में देखा था। अगर सब कुछ वैसे ही होता है जैसा पहले हुआ था, तो डीमन इन्वेजन जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि वो कोई केओस शुरू करेगा। अगर ये उसकी रियल पर्सनालिटी है, तो जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। टियन एक बड़ा रिस्क लेकर डीमन किंग से पूछता है कि वो असल में क्या हासिल करना चाहता है। एमसी की इतनी बोल्डनेस देखकर वेरियन थोड़ा अम्यूज्ड महसूस करता है और बोलता है कि उसका बस एक ही मकसद है, अपने लोगों की सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी को हमेशा कायम रखना। और अगर कोई उस शांति को थ्रेटन करता है, तो वो उसे मिटाने में एक पल भी नहीं लगाएगा। एक पल के लिए सायन को वारियन की असली कोर दिखती है, एक रॉ इविल पावर जो उसके अंदर कहीं गहराई में दबाई गई है। उसे साफ समझ आता है कि कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने उस बीस्ट को जगाया था, और सायन जानता है कि उसे फिर से ऐसा नहीं होने देना है। वो चेतावनी देता है कि बहुत जल्द या तो वाल्किरियन या उसका एम्पायर किसी बड़े टर्निंग पॉइंट का सामना करने वाला है। डीमन किंग थोड़ा भौहें सिकोड़ता है और पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सायन बताता है कि उसे पूरा पता नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो ह्यूमंस और डीमंस के बीच बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है, और वो चाहता है कि उस लड़ाई को रोकने की कोई शर्त तय की जाए। वेलकैरियन हैरानी से पूछता है कि आखिर वो ह्यूमंस से लड़ाई शुरू क्यों करेगा, जिस पर टायन धीरे से कहता है, जो भी हो जाए एक प्रॉमिस करो, तुम कभी ह्यूमन लैंड्स पर हमला नहीं करोगे और न ही वॉर डिक्लेयर करोगे। यह सुनकर डीमन किंग का आईब्राउ ऊपर उठता है और वो पूछता है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। सायन कामली जवाब देता है कि अगर कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ेगा तो वो अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगा। वॉल्केरियन को यह सब सुनकर थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन एमसी की करेज में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो रिस्पेक्ट करता है। वह सायन से उसका नाम पूछता है और नाम सुनने के बाद एक गंभीर टोन में वादा करता है कि एक डीमन किंग के रूप में वो कभी ह्यूमंस के साथ वॉर शुरू नहीं करेगा और उनके लैंड्स में दखल नहीं देगा, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन वो चेतावनी देता है कि सायन को भी अपनी तरफ का वादा निभाना होगा। यह कहकर वो आसमान में उड़ जाता है। इसके कुछ देर बाद एमसी रिवर पेट्रोल के स्काउट्स देख लेते हैं। खबर तेजी से फैलती है। अब वो उस बंदे के नाम से जाना जाने लगता है जिसने डेविल ड्रैगन से बचकर दिखाया है। कुछ दिन बाद वेलियस बॉर्डर के पास वाले एबी में सायन हॉस्पिटल बेड पर लेटा है। एरन उसके पास बैठी है, चेहरा लाल हुआ है और हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या वो उसका बन सकता है। सायन कुछ समझ नहीं पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसके एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो ऐसा नहीं चाहता, और ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं और वो कहती है कि शायद ये सच है कि वो जैसे किसी रॉयल को पसंद नहीं करेगा, जो बेकार है और जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है। उसकी ये हालत देखकर सायन की पेशेंस टूटने लगती है। उसके मूड, उसकी डेस्परेशन और जिस तरह से वो खुद को एक्सप्रेस कर रही है, वो सब उसे थोड़ा परेशान करने लगता है। सायन जानता है कि वो किसी काम की नहीं है, पर उसकी भावना
भावनाएं उसके अंदर हलचल पैदा करती हैं। फिर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, एक जबरदस्ती की स्माइल देती है और कहती है कि उसे बस और स्ट्रांग बनना है, इतना पावरफुल कि किसी दिन सायन जैसे इंसान की नजर उस पर खुद रुक जाए। वो ये भी कहती है कि एक दिन वो इतनी केपेबल बन जाएगी कि उसे रेजिस्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। कमरे से बाहर निकलने से पहले वो दरवाजे पर रुकती है और धीरे से कहती है, थैंक्स उस दिन फ्रंट लाइन पर जिंदा रहने के लिए। कुछ दिन बाद जंगल के शैडोड बॉर्डर में एक आदमी पेड़ों के बीच से चुपचाप गुजरता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे नहीं है। वो अपने बैग से क्यूब निकालता है जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा है। जैसे ही वो क्यूब बाहर आता है, उस पर डार्क कर्सड मैजिक की जंजीरें लिपट जाती हैं और उसके हाथ पैर जकड़ देती हैं। पीछे से एक आवाज आती है, तो रेनल्ड क्रिम्सन, असली रैट तो तुम ही थे। रेनल्ड तुरंत सफाई देने लगता है और बताता है कि वो क्यूब कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, उसमें इतनी रॉ माना भरी है कि वो लगभग लिमिटलेस स्टोरेज बना देता है और ये डिजाइन गैम किंगडम की मेज लैब से निकला है। लेकिन तभी असैसिन उसका क्यूब छीन लेता है और मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाता है। रेनल्ड हैरान रह जाता है जब देखता है कि सामने सायन खड़ा है। वो पूछता है कि सायन यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन सायन कोई जवाब नहीं देता और उसके सामान की तलाशी लेने लगता है। वो देखता है कि उसमें कॉन्ट्राबैंड पार्ट्स और डेमोनिक रेमेंट्स भरे हैं और तभी सब कुछ साफ हो जाता है। रेनल्ड मरे हुए डीमंस का करप्टेड ब्लड निकालकर स्मगलर्स के जरिए बॉर्डर से पार भेज रहा था। सायन को यकीन होता है कि कोई अंदर वाला उसकी मदद कर रहा है। रेनल्ड झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सायन सब समझ जाता है। वो देखता है कि यह करप्टेड ब्लड अंडरग्राउंड मार्केट में बिक रहा है। जबकि सायन उस मोल्ड को पहचानने की कोशिश करता है, रेनल्ड अचानक एक फायर बस्ट से उस पर हमला करता है, लेकिन सायन पहले से तैयार होता है। वो एक झटके में रेनॉल्ड के हाथ काटकर उन्हें पास के पेड़ की बार्क में गाड़ देता है। फिर सायन कहता है, दो ऑप्शन है, या तो सब बता दो, स्मगलिंग पथ, ट्रेजर का नाम और पूरी ऑपरेशन की डिटेल ली और क्लीन डेथ पाओ, या फिर चुप रहो और ऐसा टॉर्चर झेलो कि मौत भी आसान लगे। कुछ समय बाद वेलस के पश्चिमी हिस्से में बॉर्डर के पास एक ट्रेड स्टेशन में कुछ मर्चेंट्स एक ब्लड शिपमेंट का बॉक्स खोलते हैं और डर के मारे पीछे हट जाते हैं जब देखते हैं कि अंदर रेनॉल्ड का कटा हुआ सिर ब्लैक मिस्ट में तैर रहा है। थोड़ी दूरी पर सायन छिपे वांटेज पॉइंट से यह सब कामली देख रहा होता है। कारुम उसके पास खड़ा है और पूछता है कि वो इन ट्रेटर्स को जाने क्यों दे रहा है। सायन जवाब देता है कि उन्हें बस हिलाने की जरूरत है। एक वार्निंग, उसे सब याद है। अपनी पिछली जिंदगी में रेनल्ड क्रिम्सन गैम की गवर्नमेंट के साथ मिलकर करप्टेड ब्लड की तस्करी करता था। हर शिपमेंट गैम के मेज सोसाइटी तक जाती थी। वो लोग जो मैजिक की लिमिट्स को तोड़ने के ऑब्सेशन में पागल थे, अभी वो लोग डायमेंशन क्यूब जैसे टूल्स बना रहे हैं। लेकिन सायन जानता है कि जल्द ही वो और भयानक चीजें बनाएंगे, ऐसी क्रीचर्स जो मैजिक को पूरी तरह विकृत कर देंगी, और वो यह सब दोबारा नहीं होने देगा। कारुम हंसते हुए कहता है, तो अब एम्पायर के लिए काम कर रहा है तू? कहा था कि इस बार खुद के लिए जिएगा। उधर यूचीफ के मैंशन में आशल एक कमरे में किसी औरत के साथ वक्त बिताने के बाद आराम कर रहा है। तभी वो औरत बताती है कि सायन फ्रंटलाइन पर गया था और उनके पिता को भी साथ ले गया। यह सुनते ही आशल का मूड बदल जाता है। वो तय करता है कि अब अपने भाई से मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब उसे रोकना जरूरी है। कासल के अंदर एमिली खुशी से चिल्लाती है कि आखिरकार वो फ्रंट लाइन से सुरक्षित लौट आई है। उसकी राहत साफ झलकती है और वो सायन से कहती है कि एकेडमी इस डल जगह से कहीं बेहतर होगी। लेकिन सायन के चेहरे से साफ दिखता है कि वो उसकी बात से सहमत नहीं है। वो जानता है कि उस एकेडमी की दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा है। बैकरूम पॉलिटिक्स, फेक अलायंसेस, जेलसी और फेम की दौड़। वहां टैलेंट से ज्यादा क्लाउड चलता है। एमिली फिर भी एक्साइटेड है, क्योंकि उसने सुना है कि एकेडमी में बहुत हैंडसम लड़के हैं और शायद वहीं उसे अपनी रोमांटिक स्टोरी मिल जाए। समय बीतता है और एंट्रेंस डे आ जाता है। सायन गेट्स तक पहुंचता है, जहां उसकी टक्कर क्रेयॉन से होती है। उसे देखते ही क्रेयॉन्स डरकर वहां से भाग जाता है। कारुम हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर सायन कहता है कि वो उसका हाफ ब्रदर है। कारुम कहती है कि वो बाकी परिवार जैसा नहीं दिखता, लेकिन सायन हंसकर कहता है कि वो एलिस से बहुत अलग नहीं है। अंदर पहुंचने पर अकादमी स्टाफ उसे बहुत ज्यादा सम्मान से ग्रीट करते हैं, इतना कि वो समझ जाता है कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आसपास है, शायद डुक या उसका बड़ा भाई। लेकिन सायन ज्यादा सोचे बिना आगे बढ़ जाता है।